नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण स्वागत करता हूं आप सबका आपके चैनल द फाइनेंशियोडा में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आईटीआर 4 रिटर्न इन केस ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हम कैसे फाइल कर सकते हैं जब असेसी को इनकम डिक्लेयर करनी है अंडर सेक्शन 44 एडी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है, इनकम टैक्स लॉगिन आप लिखेंगे तो वहाँ पे जो पहला लिंक आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप अपना पैन नंबर एज यूज़र आईडी डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अभी आपका होम पेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे आपके बेसिक प्रोफाइल डिटेल्स और ऊपर बहुत सारे टैब्स हैं जिनके थ्रू आप नेविगेट कर सकते हैं। हमें ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर हमें सिलेक्ट करना है। हमारा असेसमेंट ईयर रहेगा 24-25। मोड ऑफ फाइलिंग में हमें ऑनलाइन सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे स्टार्ट न्यू फाइलिंग का एक टैब होगा, हमें उसे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल के लिए फ़ाइल कर रहे हैं तो इंडिविजुअल, एचयूएफ है तो एचयूएफ, अगर आपका कंपनी या फर्म है तो आप अदर्स के केस में सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस में हम इंडिविजुअल का फ़ाइल कर रहे हैं तो वो सिलेक्ट करके हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपको आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना है। हमारे केस में हमें आईटीआर 4 सिलेक्ट करना है तो हम वो डाल के कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अब ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। बेसिकली ये आपसे पूछ रहा है कि आप रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं। तो इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, एक हमारा टैक्सेबल इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है जो कि 2.5 लाख है, या फिर नीचे जो है फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलमेंट ऑफ एनी और मोर ऑफ द ब्लो कंडीशंस। अगर आप इनमें से किसी में फॉल हो रहे हैं तो आप उसमें देख सकते हैं। हमारे केस में हमारी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो हम उस पे चल के कंटिन्यू करेंगे। ओके पे क्लिक करना है। अब ये हमारा एक तरीके से होम पेज आ गया है जहाँ पे बहुत सारे टैब्स हैं। तो सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन टैब में जाएँगे। यहाँ पे आपके बेसिक डिटेल्स होंगे, आपका नाम, आपका पैन कार्ड, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार नंबर। ये सब आपको चेक कर लेना है। अगर कुछ आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। नीचे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। ये सब डिटेल्स आप एडिट कर सकते हैं। कुछ चेंजेस हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे हमारा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। इस केस में एसएससी का बिजनेस एंड प्रोफेशन है, सो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे हमारे लिए नॉट एप्लीकेबल है। अब फाइलिंग सेक्शन हमारा 139(1) है। 115 बीएसई न्यू रिजीम से हमें ऑप्ट आउट करना है। नहीं, लास्ट ईयर भी हमारा न्यू रिजीम था, इस ईयर हम ऑप्ट आउट नहीं कर रहे हैं। वी विल कंटिन्यू विद द न्यू रिजीम। क्या ये रिटर्न रिप्रेजेंटेटिव एसएससी फाइल कर रहा है? नहीं। अब यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको चेक करना है, वो ऐड और वैलिडेटेड होने चाहिए। अगर यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं है ऐड तो आप ऐड अनदर पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। हम आगे अब कंटिन्यू करेंगे। अब आप देखेंगे हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन टैब ओके हो गया है। अब हमारा जो सेकंड टैब है ग्रॉस टोटल इनकम वाला, हमें वो टैब भरना है तो अब हम उस पे जाएंगे। अब आप देख सकते हैं सिंस हमारा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट था वो नॉट एप्लीकेबल हमने किया था, तो जो इनकम फ्रॉम सैलरी अभी हमारे सामने आएगी वो हमारे लिए नॉट एप्लीकेबल है, तो हम ये क्वेश्चंस को स्किप कर देंगे। ठीक है, अगर आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आपकी टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड या लेट आउट जो भी है। अगर आपका कुछ लोन रिपेमेंट का इंटरेस्ट है तो वो भी यहाँ पे आएगा, होम लोन का। हमारे केस में कुछ नहीं है, अगर आपके केस में है तो आप ऐड कर सकते हैं। हम अभी आगे कैरी ऑन करेंगे। यहाँ से मैं ये एचपी के डिटेल्स हटा देता हूँ। अब हमारी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है तो हम ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए हमारा लास्ट ईयर आईटीआर के हिसाब से नेम ऑफ़ द बिज़नेस, कोड और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गया है। अगर ये ओके है, बिज़नेस में कुछ चेंज नहीं है तो आप कैरी ऑन कर सकते हैं।
आपको नया कोई बिज़नेस ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसमें कुछ अगर आपको एडिट करना है तो आप वो भी यहाँ पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे केस में कोई चेंज नहीं है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे अभी। अब आगे आप देखेंगे यहाँ पे 2 सेक्शन है। E1 सेक्शन में हमें हमारा सेल्स या टर्नओवर जो भी हमारे बिज़नेस का है वो मेंशन करना है। ये हमने मेंशन कर दिया। और जो E2 सेक्शन है प्रिज़म्पटिव इनकम, यहाँ पे हमारा जो प्रॉफ़िट है और जो हमारी इनकम हो रही है फॉर द ईयर वो हमें मेंशन करना है। यहाँ पे कुछ अलग-अलग टैब्स हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपका मोड ऑफ रिसिप्ट मतलब जो बिल्स की पेमेंट आ रही है आपकी, वो चेक आरटीजीएस ऑनलाइन मतलब बैंक में आ रही है, तो आपको मिनिमम 6% ऑफ नेट सेल्स आपका प्रॉफ़िट डिक्लेयर करना पड़ेगा। बाकी कैश में या एनी अदर मोड में आपके पेमेंट आ रही है क्लाइंट से, तो उस केस में आप मिनिमम 8% ऑफ नेट सेल्स प्रॉफ़िट डिक्लेयर कर सकते हैं। ये मिनिमम क्राइटेरिया है, इतना आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन योर मोड ऑफ रिसिप्ट्स। क्या आप इन 6 और 8% से ज़्यादा डिक्लेयर कर सकते हैं? एब्सोल्यूटली, आप डिक्लेयर कर सकते हैं अप टू मैक्सिमम 100% ऑफ योर सेल्स। क्या आप इनसे कम डिक्लेयर कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन उस केस में आपको अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा इस केस में एसएससी के रिसिट्स कैश में थे, तो हमारा जो प्रिज़म्पटिव इनकम है, हम मिनिमम 8% हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। इस केस में हमारा 8% से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट हुआ है, तो हम एक्चुअल प्रॉफ़िट यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। ये मेंशन करने के बाद ऐड पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं हमारी इनकम फ्रॉम बिज़नेस एंड प्रोफ़ेशन यहाँ पे ऐड हो गई है। एक बार वापस से ये टैब रिव्यू कर लेते हैं। सैलरी इनकम हमारी नहीं है, एचपी नहीं है। बिज़नेस एंड प्रोफ़ेशन हमने डाल दी है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है। इसके अलावा एसएससी की और कोई इनकम है नहीं। अगर आपको कुछ इनकम ऐड करनी है तो आप ऐड अनदर पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम कन्फर्म करके आगे बढ़ेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे 2 टैब कन्फर्म्ड हो गए हैं। अब हमारा जो तीसरा टैब है डिस्क्लोज़र्स एंड एग्ज़ेम्प्ट इनकम, हम उस पे क्लिक करेंगे। अब इसमें जो फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ बिज़नेस हैं, सिंस हमने बिज़नेस एंड प्रोफ़ेशन की इनकम डिक्लेयर की है, वो हमें मैंडेटरी ऐड करना रहेगा। तो हम यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है वही भरनी है। लायबिलिटीज़ की साइड की अगर बात करूँ तो हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है वो भरना पड़ेगा। तो यहाँ वाले सेक्शन में हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट 93,200 है वो फ़िल अप कर लिया है। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आपको इन्वेंट्रीज़, डेटर्स और कैश इन हैंड का अमाउंट डालना है। हमने तीनों का अमाउंट रिस्पेक्टिवली डाल दिया है। ये अमाउंट डालने के बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, हमारा ये सेक्शन भी हो गया है। अब बात करते हैं टोटल डिडक्शंस की। आपको याद होगा रिटर्न फाइल करते टाइम हमने न्यू रिजीम से ऑप्ट आउट करने के लिए मना कर दिया था, मतलब हमारा न्यू रिजीम ही सिलेक्टेड है। तो न्यू रिजीम की दोस्तों एक प्रिंसिपल कंडीशन है कि अगर आप न्यू रिजीम ऑप्ट करते हैं तो आप कोई भी डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो अपेरेंटली ये सेक्शन डिडक्शंस का हमारे लिए नॉट एप्लीकेबल है, तो हम ये क्वेश्चन स्किप कर देंगे। और आगे जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे आप देखेंगे कि कोई भी टैब हमारे लिए है ना ओपन नहीं होगा। तो अपेरेंटली ये सब छोड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिएगा ये खाली न्यू रिजीम के केस में है। अगर आप ओल्ड रिजीम में आईटीआर 4 फाइल कर रहे हैं तो आपको डिडक्शंस का टैब ओपन मिलेगा और आप इसको फिल कर सकते हैं। हम अभी कंफर्म करके आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा टैक्स पेड वाला सेक्शंस है, वो हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं। बेसिकली इस सेक्शन में जो हमारा टीडीएस कटा है या हमने कुछ एडवांस टैक्स भरा होगा, जो टैक्सेस हमारे बिहाफ पे किसी ने जमा कराए होंगे, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। हमारे केस में अभी 2830 का जो टीडीएस है, वो क्लाइंट का कटा है, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसमें ओके है, हमें और कुछ चेंज करना नहीं है, तो हम कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। अब लास्ट वाले सेक्शन में हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट होगी। जो भी हमने इनकम रिपोर्ट की है, उसके बेसिस पे ऑटोमैटिकली टैक्स कंप्यूट हो जाएगा और उसमें हमने जो टैक्सेस पे किए हैं, वो एडजस्ट हो जाएगा। इस केस में आप देखेंगे कि एसएससी की जो इनकम हमने डिक्लेयर की है, वो न्यू रिजीम में
7 लाख रुपए से कम है। अब न्यू रिजीम जो इस साल से असेसमेंट ईयर 24-25 से लग रहा है, उसमें 7 लाख तक एसएससी को रिबेट मिलता है। तो इस केस में हमारी इनकम 7 लाख से कम है, तो हमारा कोई टैक्स पेएबल नहीं है। ओके। और तो जो 2,830 रुपए का हमारा टीडीएस कटा था, वो हमें रिफंड में मिल जाएगा। तो ये सेक्शन में भी कोई चेंज हमने नहीं किया है। हम कंफर्म करके आगे बढ़ सकते हैं। अब हमारे सारे सेक्शंस हो गए हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसीड का टैब तभी इनेबल होगा जब आपके ये सारे टैब्स ग्रीन टिक हो जाएँगे। अब आप देख सकते हैं क्लाइंट के केस में 2,830 का रिफंड आ रहा है। ठीक है, हम स्क्रॉल करके एक बार नीचे देखेंगे, सब ठीक है। अब हम प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप टिक करके प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं आगे। अब यहाँ पे आपको अपना रिटर्न प्रीव्यू करना है एक बार आगे बढ़ने से पहले। बेसिकली हमने जो भी इन्फॉर्मेशन सारे सेक्शन में डाली है, वो यहाँ पे आपको एक आईटीआर फॉर्म जो आपने सेलेक्ट किया है, हमारे केस में जो आईटीआर 4 है, उसमें वो डिस्प्ले हो रही है। आप एक-एक चीज़ अच्छे से वेरीफ़ाई कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ गलत हो गई है या आपको चेंज करनी है, आप पीछे जाके वापस एडिट कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं अभी ये एक-एक चीज़ रीचेक नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो मैं ये स्टेप स्किप करके सीधा नीचे वेरिफ़िकेशन वाले टैब पे स्क्रॉल करके आ जाता हूँ। मैं प्रोसीड टू वैलिडेशन पे अभी क्लिक करूँगा। वैलिडेशन के टाइम अगर पीछे कोई भी एरर्स आएँगे, तो वो आगे डिस्प्ले हो जाएँगे। अगर आपके कोई भी एरर्स नहीं है, तो आपको ग्रीन टिक मिलेगा और हम आगे कर सकते हैं। तो हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है, कोई भी एरर नहीं हुआ। अब हम वेरिफ़िकेशन पे प्रोसीड करेंगे। अब वेरिफ़िकेशन में दोस्तों आपके पास 3 ऑप्शन हैं। या तो आप ई-वेरिफ़ाई नाउ कर सकते हैं, इंस्टेंट आधार बेस्ड ओटीपी जनरेट करके आपका रिटर्न वेरीफ़ाई कर सकते हैं। आप रिटर्न ई-वेरिफ़ाई लेटर कर सकते हैं, मतलब रिटर्न अभी फ़ाइल हो जाएगा, बट आपको 30 दिन के अंदर आधार ओटीपी के थ्रू उसको ई-वेरिफ़ाई करना पड़ेगा। या फिर तीसरा ऑप्शन, आप सबमिट अभी कर सकते हैं रिटर्न, फिर एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट लेके आपको मैन्युअली साइन करके सीपीसी में भेजना पड़ेगा विदिन 30 डेज़। ठीक है? तो हमारे केस में हम ई-वेरिफ़ाई अभी कर देंगे आधार बेस्ड ओटीपी जनरेट करके। तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, हम आधार ओटीपी जनरेट करेंगे। अब यहाँ पे कभी-कभी कैसा होता है कि ओटीपी जनरेट होता है बट क्लाइंट के पास जाता नहीं है। उस केस में आप दोबारा ओटीपी जनरेट कर सकते हैं। हमारे केस में एक बार में ओटीपी जनरेट नहीं हुआ था, तो हमने ये दोबारा क्लाइंट का ओटीपी जनरेट करके वापस से हमने वैलिडेट किया है आधार डिटेल्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ओटीपी जनरेट हो गया है। अब हम वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे और ये हमारा रिटर्न सबमिट हो गया। सबमिट पे क्लिक करेंगे एंड वी आर डन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आगे ऐसे भी और वीडियोस आती रहेंगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।